हेलो बच्चों। जैसा कि आपको पता है, हम लोग अपनी क्विक रिवीजन वीडियो सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे इसको क्विक वीडियो रिवीजन सीरीज का लास्ट पार्ट होगा। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप इसको एग्जाम के पहले बहुत जल्दी आप लोगों को रिवीजन करना है। आप इसको वन थ्रू वॉच कर लो, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को आज पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। हम बेसिकली सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। आपको क्लास में मैंने बैकग्राउंड के बारे में बताया था कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक खोज हुई थी, प्रोटॉनिक खोज हुई थी, फिर न्यूट्रॉन की खोज हुई थी, कैसे कैसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया था। ये आपके सिलेबस में नहीं है, हालांकि मैंने बेस बताने के लिए आपको बताया था। फिर आपका थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल आया था। देन उसके बाद फिर क्या हुआ था कि रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम आया। तो रदरफोर्ड की मॉडल ऑफ एटम ने रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, सोने की पतली पन्नी पर। ये सोने की पतली पन्नी है, इस पे अल्फा किरणों की बमबारी की थी। अल्फा किरणों की जब बमबारी करी तो उसने उन्होंने पाया कि परमाणु के ज़्यादातर जो रेज हैं सीधे निकल जा रही थी, कुछ कुछ डिफ्लेक्ट कर रही थी, और कुछ कुछ रिटर्न कर जा रही थी। मतलब ज़्यादातर सीधे निकल जा रही थी, कुछ कुछ आपकी दाएं बाएं डिफ्लेक्ट हो रही थी, और कुछ कुछ आपकी एकदम 90 डिग्री पे रोटेट हो जा रही थी। तो इसके बेसिस पर रदरफोर्ड ने क्या प्रेडिक्ट किया कि बीच में एक पॉजिटिव हिस्सा है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं या फिर नाभिक कहते हैं, परमाणु के बीच में, जो कि खोखला है। जो भी ज़्यादातर जो हिस्सा है वो खोखला है, और बीच में क्या है, इसके पॉजिटिव चार्ज है, जहाँ से डिफ्लेक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अल्फा किरणें भी पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, और आपका नाभिक भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इस वजह से क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है। तो जब वो नाभिक से टकराएगा अल्फा किरणें, तो वापस लौट के आ जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, या फिर दाएं बाएं निकल जाएंगी ऐसे। और ज़्यादातर ऐसा जो खाली होता है उसमें ब्लैंक स्पेस होता है, यहाँ से ऐसे ऐसे सीधे सीधे निकल जाएंगी। तो ये उन्होंने कंक्लूड किया। इसके बेसिस पर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। उनके सिद्धांत में उन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो आपका खोखला होता है। परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है खोखला होता है। परमाणु गोलाकार होता है, सूक्ष्म होता है, और विद्युत उदासीन होता है। तो विद्युत उदासीन का मतलब क्या है कि जितना पॉजिटिव चार्ज नाभिक के अंदर है, उसके चारों तरफ उतना ही इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना बाहर इलेक्ट्रॉन्स है। तो पॉजिटिव जो नेगेटिव है वो आपका बैलेंस हो जाता है, और वो आपका क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है। और नाभिक, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। ये नाभिक है, उसके चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और वृत्ताकार कक्षाओं में आपके इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं। मतलब कि ये आपका नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व आपके कर रहे हैं। ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। लेकिन रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पूरी तरह से सही नहीं था। क्यों नहीं था? कुछ कुछ उसकी कमियां थी। कमियां क्या थी? इन्होंने परमाणु की स्टेबिलिटी को नहीं बताया था। परमाणु की स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि परमाणु, देखिए आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि एनर्जी खत्म हो जाएगी उसकी, और वो नाभिक पे गिर के नष्ट हो जाएगा। तो इस चीज को स्टेबल नहीं, वो स्टेबल नहीं रह जाएगा। तो इस चीज को नहीं बता पाए कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ वो स्टेबल कैसे है। एक्चुअल में तो हम लोग के आसपास जितने भी एटम्स हैं, हम सब दोनों लोग एटम से मिलकर बने हैं, तो इससे तो पता चल रहा है ना कि सब स्टेबल है। तो ये स्टेबल कैसे है, इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरा, इन्होंने स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताया। इन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम जो होता है कॉन्टिन्यूअस होता है, मतलब वेव जैसे। लेकिन एक्चुअल में जो स्पेक्ट्रम था वो लाइन स्पेक्ट्रम था। लाइन स्पेक्ट्रम था, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो था वो लाइन स्पेक्ट्रम था। तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और ना ही इन्होंने एनर्जी, वेलोसिटी और रेडियस के बारे में कोई कैलकुलेशन दी थी। कैलकुलेशन मतलब इसकी एनर्जी, जैसे मान लीजिए कि ये 1s में इलेक्ट्रॉन है या 2s में इलेक्ट्रॉन है, टू, तब तो ये कॉन्सेप्ट आया भी नहीं था। ये इससे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसकी रेडियस कितनी होगी, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसकी रेडियस कितनी होगी, या किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सब उन्होंने कुछ नहीं बताया था। इस वजह से ये इनकी मॉडल की कुछ कमियां थी, जिनको दूर करने आए आपके नील्स बोहर। नील्स बोहर ने अपना खुद का एक सिद्धांत दिया। इनके सिद्धांत के अनुसार ये कुछ कैलकुलेशन बाद देखेंगे, पहले फॉर्मूला देखते हैं, इनका मॉडल देखते हैं। इनके मॉडल में क्या कहा है इन्होंने कि जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो आपका नाभिक है पॉजिटिव चार्ज, और ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहे हैं, एक निश्चित त्रिज्या वाली कक्षाओं में घूम रहे हैं। परमाणु जो हैं आपके, वो एक निश्चित त्रिज्या वाली कक्षाओं में घूम रहे हैं। त्रिज्या आपकी आर मान लेते हैं हम लोग, आर में घूम रहे हैं। और इन त्रिज्याओं में, इन जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं की खास बात क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण किए, मतलब कि ऐसा इमेजिन करिए कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये कुछ ऐसी कक्षाएं हैं जहाँ यहाँ पे एनर्जी खत्म होती है और ना एनर्जी रिलीज होती है।
मतलब एनर्जी ना रिलीज होगी ना एब्जॉर्ब होगी, लगातार इलेक्ट्रॉन्स में घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, थकेंगे भी नहीं। अगर ये लगातार घूमते रहेंगे तो ये इनकी एनर्जी कम भी नहीं होगी, तो ये नाभिक में गिर के नष्ट नहीं होंगे। तो रदरफोर्ड की इस वाली मॉडल को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये कमी इससे दूर हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसी जो कक्षाएं थी सर्कुलर ऑर्बिट्स, इनको कहा गया स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्या कहा गया इनको? स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब स्थितिक ऊर्जा, स्थितिक कक्षक, स्थित मतलब स्टेबल, स्टेबल ऑर्बिट समझ लीजिए आपको। स्टेबल ऑर्बिट्स आपके हो गए। स्टेबल ऑर्बिट की खास बात क्या थी? ये ऑर्बिट वहां पर होंगे जहां पर आपका एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई की कंडीशन फॉलो होगी। एम वी आर है आपका कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम इसको आप बोलते हो। और ये एन एच अपॉन टू पाई इन्होंने बोला, एन यहाँ पर आपका प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, इसका मान एक दो तीन चार हो सकता है। ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा कि पांचवी कक्षा में इसका कोणीय संवेग कितना होगा, तो आप बोलोगे पाँच एच अपॉन टू पाई, फाइव एच अपॉन टू पाई। मैं बोलूंगा तीसरी कक्षा में कोणीय संवेग कितना होगा, तो थ्री एच अपॉन टू पाई। ऐसे आप निकाल सकते हो कोणीय संवेग। ओके। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये एन इक्वल टू वन है, एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू थ्री है, तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक से, क्योंकि तब प्लांक का नियम आ चुका था, तो प्लांक ने कहा था कि जो एनर्जी होती है वो एच न्यू के बंडलों में मूव करती है। मतलब इसको हम लोग क्वांटा बोलते हैं। क्वांटा के बंडल से मूव करती है, मतलब एक क्वांटा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एक क्वांटा एनर्जी रिलीज होगी। इसके पैकेट होंगे। अगर ये पैकेट होंगे तो ये इस तरह जो स्पेक्ट्रम होगा ऐसे नहीं होगा, स्पेक्ट्रम आपका लाइन स्पेक्ट्रम ही होगा। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है आपकी बंडल्स के फॉर्म में, आप इनको ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपको एक रुपया देना है तो आप मुझे एक रुपया दे दोगे। मैं आपको कहूँ कि आप मुझे एक रुपया और आधा पैसा दो तोड़ के, तो आप एक को ब्रेक काटोगे नहीं। आपकी बेसिक करेंसी एक रुपया है ना अपने देश की। तो वैसे ही एनर्जी जो है बेसिक बंडल्स एच न्यू में चलती है, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। हमेशा एक एच न्यू, दो एच न्यू, पांच एच न्यू, दस एच न्यू ऐसे ही होगा। कभी 10.5 एच न्यू नहीं होगा। ठीक है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो ये इन्होंने कहा, तो इन्होंने बोहर थ्योरी ने क्या कहा, बोहर ने बता दिया, नील्स बोहर ने बता दिया कि जो क्वांटा के फॉर्म में चल रही है, तो इस तरह से लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है। ये लाइन भी एक्सप्लेन कर दी। और तीसरा क्या था, इन्होंने एनर्जी और रेडिएशन रेडिएशन और वेलोसिटी तीनों के फॉर्मूले दे दिए। एक लंबी कैलकुलेशन करी इन्होंने मैथ की, वो हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। हम लोग खाली रिजल्ट की बात करेंगे। तो ये एनर्जी का है, nth ऑर्बिट में, मतलब अगर आप n की जगह वन पुट कर दोगे, यहाँ पे z की जगह वन, और z की जगह परमाणु क्रमांक लिख दोगे। z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, और n की जगह प्रिंसिपल क्वांटम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या रख दोगे, तो कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है ना, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू, जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू टेन टू दावर माइनस 19 जूल। तो ये एनर्जी होती है। तो बेसिकली आप इसको एनर्जी को जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, और रेडिएशन को जो रेडियस है, इसमें एन की वैल्यू पुट करोगे तो हाइड्रोजन के लिए वन वन करोगे तो आपकी 0.529 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। वन एंगस्ट्रॉम आपको पता होगा कि 10 की पावर -10 मीटर होता है। तो इस तरह करके आप रेडियस को और एनर्जी को निकाल सकते हो। हालांकि इस पे कैलकुलेशन नहीं आएगा, बस फॉर्मूले को ध्यान रखिए। तो बोहर ने क्या क्या बता दिया कि एक तो ये स्टेशनरी ऑर्बिट जहाँ पे एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई होगा, इसमें घूमेंगे, जब घूमेंगे तो ये कूद कर नष्ट नहीं होंगे। तो ये वाली कमी दूर कर दी। दूसरी क्या थी, इन्होंने बताया कि एच न्यू के फॉर्म में एनर्जी चलती है, प्लांक ने बताया था। तो उन्होंने कहा कि जो आपकी कक्षाएं हैं, ये एक एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू, एन इक्वल टू थ्री, तो इसमें जो है जंप करेगा इलेक्ट्रॉन हमेशा एक बार में, तीन से दो में या एक से दो में या तीन से एक में, जो भी है। तो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या तो एनर्जी रिलीज होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो ये ऊपर की तरफ भागेगा, एन इक्वल टू वन से एन इक्वल टू टू, या एन इक्वल टू वन से एन इक्वल टू थ्री। और जब इसकी एनर्जी रिलीज होगी तब ये नीचे की तरफ आएगा, तीन से दो की तरफ या दो से एक की तरफ, ऐसे। तो ये है आपने बताया कि क्योंकि ये मतलब ये बीच में रास्ता नहीं है, सब जंप कर करके आ, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, एक के बाद एक आप सीढ़ी चढ़ोगे। तो क्योंकि एच के फॉर्म में है, तो हमेशा जो आपको लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। और इस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया इस चीज को। तो जितनी भी रदरफोर्ड की कमियां थी उनको दूर कर दी। लेकिन क्या ये अपना मॉडल परफेक्ट था? नहीं। बहुत सारी चीजें थी जो सही नहीं कर पाए थे। जैसा कि ये जो मॉडल था केवल एप्लीकेबल था वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। वन इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस में दो, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लिथियम 2+, वैसे तो उसमें तीन होते हैं पर यहाँ पे कितने हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बेरिलियम 3+, यहाँ भी टोटल चार होते हैं पर एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्योंकि 3+ है। तो बेसिकली ये आपका केवल वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे काम करता था। और जैसे ही आप दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन की तरफ भागोगे तो सिस्टम फेल कर जाएगा, तो इसकी कमी थी। दूसरा, couldn't explain the effect of magnetic field and electric field जीमान इफेक्ट। मतलब कि ये मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप लिख दो कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब वैद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रिक क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, अगर एटम पे क्या होगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
नील्स बोहर आपको ये भी नहीं बता पाए कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, नहीं बता पाए थे। उन्होंने वेव पार्टिकल ड्युअलिटी जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी या एच अपॉन एम वी, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी हम लोगों ने क्लास में स्टडी किया था। लैम्डा इक्वल टू एच होगा ना यहाँ पे, एच अपॉन एम वी। तो जो डी ब्रॉगली ने दिया था, उसको डी ब्रॉगली ने दिया था क्योंकि उस टाइम पे दे नहीं पाए थे, उस टाइम पे पता नहीं था ये चीज़, मतलब ठीक है, उस टाइम पे कॉन्सेप्ट नहीं आया था। तो इस चीज़ को भी हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे उस टाइम पे। तो ये कुछ कुछ इनकी कमियां थी, बाकी इन्होंने काफ़ी योगदान दिया, दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल। फिर इनका आता है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन बोहर मॉडल। मतलब कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है। एक आपको याद होगा, क्लास में पढ़ा है ये, लाइमन सीरीज क्या होती है, बाल्मर सीरीज क्या होती है, पास्टन सीरीज होती है, ब्रैकेट क्या सीरीज होती है। बहुत सारी आपकी देखिए एनर्जी ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारी हैं, आप ले सकते हो। तो जब भी आपका इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आएगा, या 3 से 1 में आएगा, या 4 से 1 में आएगा, 5 से 1 में आएगा, 6 से 1 में, कहीं से भी 1 में आएगा, तो आपकी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी, इसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा, लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा, उसको हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। और ये आपका होता है हमेशा किसमें, ये आपका होता है यूवी में, अल्ट्रावायलेट रीजन में। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। फिर इसके बाद आता है बाल्मर। तो बाल्मर के केस में क्या होता है, बाल्मर में अगर आप किसी भी स्टेट से आप 2 पे आओ, मतलब आपके या तो 3 से 2 में आ रहे हो, 4 से 2 में आ रहे हो, 5 से 2 में आ रहे हो, कहीं से भी 2 में आ रहे हो जंप करके, तो जो आपकी सीरीज बनेगी इसको बोलेंगे बाल्मर सीरीज। और इसमें जो रेडिएशन आएगा वो आएगा आपका विजिबल रीजन में आएगा। रेडिएशन का रीजन का मतलब क्या है कि जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, वो अल्ट्रावायलेट किरणें की तरह ही रिलीज होगी, उनकी जो एनर्जी होगी। और जब बाल्मर में रिलीज होगी तो वो जो आपकी दृश्य प्रकाश जो हम देख रहे हैं उस वाली एनर्जी में रिलीज होगी। फिर आता है आपका पाश्चन। पाश्चन में आपको 4 से 3 में आना है, 5 से 3 में आना है, 6 से 3 में, कहीं दूर से 3 में आना है। जब भी आप 3 में आओगे तो उसको पाश्चन सीरीज बोलेंगे। इस तरह से आप ब्रैकेट के 4 को बोलेंगे, ये दोनों आपके आई आर में आ जाते हैं। मतलब पाश्चन से ही आपकी आई आर की शुरुआत हो जाती है, इंफ्रारेड। अब फिर ये भी इंफ्रारेड चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ सीरीज हैं जो आपको याद रखनी है, कि जब भी हाई स्टेट से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएगा, ये एन एच इक्वल टू 1, एन एच इक्वल टू 2, जब भी इन दोनों में आएगा तो इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस जो होगा यही होगा, E2 माइनस ई वन इक्वल टू एच न्यू। और ये कितना एच न्यू होगा डिपेंड करता है उस चीज पर। हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है ना अभी ये, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने, यहाँ पे देखिए पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला। तो अगर यहाँ पे आप E1 पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन 1 स्क्वायर। आप E2 पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन 2 का स्क्वायर। या अगर आप 1 ही पुट कर दोगे तो आप 1 स्क्वायर कर लो, 2 पुट कर दोगे तो 2 स्क्वायर कर लो। तो कितना हो जाएगा, -13.6 जेड स्क्वायर, हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 4। तो जेड की वैल्यू पुट कर दो, अगर हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ऐसे करके मतलब हम E2 माइनस E1 निकाल सकते हैं, बेसिकली इन फॉर्मूलों का यूज करके। हालांकि एग्जाम में आएगा नहीं, बट हम निकाल सकते हैं। तो बोहर ने काफी कुछ चीजें बता दी थी, हालांकि कुछ चीजें नहीं बता पाए थे। तो इस वजह से ये हमारा हाइड्रोजन का बोर मॉडल भी कंप्लीट होता है। आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, और इन सीरीज के बारे में कुछ कुछ 2 4 बातें लिखनी पड़ेंगी अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है एक्सप्लेन करने के लिए तो। फिर आपका आता है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का, तो ये सिद्धांत क्या होता है देखिए इसको, किसी गतिमान सूक्ष्म कण की उपस्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। मतलब कि अगर कोई पार्टिकल जो है, इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है तेजी से, अगर ये मूव कर रहा होगा, गतिशील होगा, तो एक टाइम पे या तो आप इसकी वेलोसिटी बता सकते हो, या फिर आप इसकी पोजीशन बता सकते हो। या तो वेलोसिटी या फिर पोजीशन, दोनों आप एक साथ नहीं बता पाओगे। यही हाइजेनबर्ग ने दिया है, किसी गतिमान सूक्ष्म कण की स्थिति मतलब पोजीशन, और वेलोसिटी मतलब वेग, दोनों आप एक साथ एग्जैक्ट नहीं बता सकते, एक टाइम पे एक चीज बताओगे। ओके, और इसका एक्सप्रेशन क्या है आपका, ये डेल्टा पी इंटू मतलब मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो ये डेल्टा पी क्या है, ये है आपकी अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन इन पोजीशन। आपको सर मोमेंटम कहाँ से आ गया, तो हम वेलोसिटी की बात कर रहे थे। तो इसी को जब डेल्टा पी को आप लिख लोगे ना, डेल्टा एम वी, चुप 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 चुप, सॉरी फॉर द इंटरप्शन स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन ऑफ दिस वॉइस। डेल्टा एम इन डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन
4 पाई। तो ये जैसे जो डेल्टा पी है, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पी को आप एम वी लिख लोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका एम वी। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ये आपका हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो वेग और पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है, दोनों को आप एक साथ नहीं निकाल सकते। फिर आपका अगला है शेप्स ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल। इसको हमें पढ़ना है। तो इसमें क्या है आपका, नाभिक के चारों पहले आपका होता है ऑर्बिटल होता क्या है। ऑर्बिटल को पहले समझते हैं। तो ऑर्बिटल होता है नाभिक के चारों ओर स्थित वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा होती है, उसे ऑर्बिटल कहते हैं। मतलब कि आपका ऑर्बिटल है। अब हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, तो हम बोलते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता सबसे ज्यादा होगी, उसी स्पेस को उसी स्पेस को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे। जैसे आपको याद होगा मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था कि आपको मैं 11 बजे एक्सपेक्ट करूंगा कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ है, तो आप कॉलेज में होगे। वही मैं आपसे कहूँ कि संडे को आप कहाँ की प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी आपके मिलने की, संडे को आप घर में रहोगे। तो वैसे ही है कि नाभिक के चारों तरफ कुछ स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसी को हम ऑर्बिटल या कक्षक कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है। तो ऑर्बिट कैसे होते हैं, एक आपका एस ऑर्बिटल होता है जो आपका स्फेरिकल होता है, इसको गोलाकार होता है ये आपका ये। फिर आता है आपका पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल आपका डंबल शेप में होते हैं। ये डायग्राम एक बार आप देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने बना दिया आपके लिए। पी एक्स पी वाई पी जेड आपको बताया था मैंने। पी एक्स पी वाई पी जेड। फिर आपका डी ऑर्बिटल होता है, ये डबल डंबल होता है। डबल डंबल मतलब एक ऐसे एक ऐसे। तो ये आपके 5 होते हैं। इन पांचों के डायग्राम आप देख लीजिए एक बार कैसे मैंने बनाया है, क्लास में बताया था ना आपको। ये एक्स ये वाई, इन दोनों को जब बीच में बनाओगे तो ये डी एक्स वाई हो जाएगा। जब वाई और जेड दोनों के बीच में बनाओगे तो डी वाई जेड हो जाएगा। ये ऐसे तो डी एक्स जेड हो जाएगा। और जब इधर इसी के एक्सेस के अलॉन्ग बना दोगे तब ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और ये वाला आपका डी जेड स्क्वायर हो जाएगा। हम लोगों ने क्लास में स्टडी किया था। एक बार इस डायग्राम को देख लो, बना लेना। ये भी बने हुए हैं, आप एक बार देख सकते हो इन सबको। ठीक है। फिर आपका आता है क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। क्वांटम नंबर्स आपका रह गया है अभी। तो ये क्वांटम नंबर्स आपके होते हैं एन एल एम एस। जैसे हमारी आइडेंटिटी होती है ना आधार कार्ड से, वैसे ही इलेक्ट्रॉन की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है आपकी क्वांटम नंबर से, एन एल एम एस। तो ये क्या होते हैं, एन को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या। और मुख्य क्वांटम संख्या ये बताता है आपकी एनर्जी के बारे में, इसकी वैल्यू होती है 1 2 3 एन ऑल इस तरह। फिर होता है आपका एल। एल होता है आपका दिगंशी क्वांटम संख्या या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये बताता है आपके सब ऑर्बिट के बारे में, मतलब एस पी डी एफ में से क्या होगा ये बताता है। जो इसकी वैल्यू फिक्स है, अगर 0 होगी तो एस, 1 होगी तो पी, 2 होगी तो डी और 3 होगी तो एफ। ये फिक्स है एल की वैल्यू। एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। फिर आता है आपका एम, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये आपका ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। जैसे आपका मान लीजिए पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल में जिसकी वैल्यू होगी -1 0 +1, तो इलेक्ट्रॉन इस वाले में है, इस वाले में, इस वाले में है, तो ये वैल्यू हमें एम बताएगा। और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -L से +L तक। तो अभी हम एक दो एग्जांपल समझेंगे, आप समझ जाओगे। जैसे मान लीजिए पी है, तो पी के लिए आपकी एल की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो जो जब इसके लिए वैल्यू आएगी, जब पी ऑर्बिटल आप ड्रॉ करोगे, तो -1 से +1 तक आप ले लोगे वैल्यू, तो -1 0 +1 ऐसा। इसको भी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और अच्छे से, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है। फिर आपका एस जो होता है, एस की प्लस हाफ और माइनस हाफ होती है। चलिए एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि आप 3D3 में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका आप बताओ मुझे कि चारों क्वांटम संख्या क्या होगी। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको मिले 3D3, तो कौन सा ऑर्बिटल है, डी। तो पहले आप डी ऑर्बिटल ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 हो गया ड्रॉ। अब क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। हमने फिल कर दी 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है एन एल एम एस। तो यहाँ वैल्यू क्या लिखी, 3 लिखी है ना। तो इसको हम काम कर 3D4 ले लेते हैं। क्यों हम 3D3 लें, हम 3D4 ले लेते हैं। तो 4 लिया हमने, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। तो यहाँ पे 3 लिखा है पहले, तो इस एन की वैल्यू हो जाएगी 3। और एल की वैल्यू जो डी के लिए फिक्स होती है, एस पी डी एफ, 0 1 2 3, ये रट लो, आप याद कर लो उसको। तो एल की वैल्यू यहाँ पे क्या है,
कौन सा ऑर्बिटल आपका डी ऑर्बिटल है ना, तो 2 होगी, 2 लिख दो। फिर क्या होता है, एम की वैल्यू मैंने आपको बताई थी माइनस एल से प्लस एल तक। एम की वैल्यू क्या होती है, माइनस एल से प्लस एल तक। तो यहाँ पे एल का मान कितना 2 था, तो ये हो जाएगा आपका -2 से +2 तक। तो -2 से +2, तो ये -1 0 +1 +2। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन था, कौन सा इलेक्ट्रॉन था, ये था। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, +1 में है, तो ये लिख दो आप +1। इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ है, तो +½ लिख दो। आई होप आपको मैंने क्लास में बताया है तो एक रिवीजन हो गया होगा। इस तरह आप अपनी कॉपी प्रैक्टिस करना, 2p5 3d6 4f3 प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि 1s2 के लिए आपको निकालना है, तो 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, तो n की वैल्यू 1 और l की वैल्यू तो 0 होती है, देखो s के लिए 0। तो अगर l 0 है तो m भी 0 होगा, क्योंकि m तो 0 -0 +0 तो कुछ होता ही नहीं। और s क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है आपका, ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा -½ इस तरह करके आप किसी का भी चारों क्वांटम संख्या निकाल सकते हो। फिर आपका आता है समस्थानिक क्या होते हैं और संभारिक क्या होते हैं। समस्थानिक मतलब आइसोटोप, आइसोटोप मतलब जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, परमाणु क्रमांक सेम हो, परमाणु भार अलग अलग हो। जैसे 1h1 1h2 1h3, इन तीनों के देखो परमाणु क्रमांक क्या है, सेम है 1 1 1 1, लेकिन इनके परमाणु भार क्या है, अलग अलग है। परमाणु भार बेसिकली क्या होता है, A = Z + N ये होता है। तो N होते हैं आपका न्यूट्रॉन्स, जो Z होता है वो होता है आपके प्रोटॉन्स। तो जितने किसी के अंदर प्रोटॉन्स होंगे वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप जोड़ दोगे तो उसका परमाणु भार आ जाएगा। ये बेसिक हम लोगों को पता है। तो अगर जिसके जेड वैल्यू जबकि सेम है, जैसे 1h1 1h2 1h3, तो ये होंगे आपके समस्थानिक। क्यों, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक सबके सेम है, परमाणु भार ऊपर वाले देखो अलग अलग है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने कितने हैं, मतलब 1h1 1h2 1h3 में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, इनके नाम क्या क्या हैं, 1h1 1h2 1h3 क्या क्या बोलते हैं, जैसे प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम बोलते हैं, उसको टाइप करिए। ठीक है, ये हो गया समस्थानिक। संभारिक क्या होते हैं, संभारिक में क्या होगा, देखिए भार सेम होगा, नाम है ना संभारिक, मतलब इनका ए वैल्यू सेम होगा, इनका जो जेड है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 6C14, इसका 7N14 है। तो देखिए 6 और 7 ये अलग अलग है। तो मतलब ये जो इनका ऐसे हम लिखते हैं ना, सॉरी ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, ZXA ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो ये आपका बताता है परमाणु क्रमांक, और ये ए बताता है परमाणु भार। तो यहाँ पे इसका ये 14 14 सेम है ना, तो परमाणु भार सेम है, सिर्फ संभारिक बोल रहे हैं। और इसके 6 और 7 अलग अलग हैं, परमाणु क्रमांक बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे इसमें बताइएगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने कितने हैं दोनों में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने कितने हैं इसमें, इसमें इन सब में, चारों में। तो इसमें परमाणु भार इनके क्या होंगे, सेम होंगे, परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे। इसको समस्थानिक संभारिक बोलते हैं, डेफिनेशन याद रखिएगा। फिर आपका आता है पाउली का एक्सक्लूजन का नियम। तो पाउली अपवर्जन नियम इसको हम हिंदी में बोलते हैं, पाउली अपवर्जन का नियम। इस नियम के हिसाब से उन्होंने कहा कि किसी भी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकते। वैसे इन दो लोगों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते, डीएनए सेम नहीं हो सकते, वैसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन आप ले लो तो उनके चारों के चारों NLMS चारों के चारों सेम नहीं हो सकते, चांस ही नहीं है होने का। कोई 3 सेम हो सकते हैं पर चौथा अपने आप अलग हो जाएगा। और एग्जाम्पल की सबसे आसान एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1s1 ही है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। तो इसमें जब इस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकालोगे NLMS, तो कितना आएगा इसका 1, मान लीजिए 1s1 ही है ना ये। तो L की वैल्यू 0, M की वैल्यू 0, S की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस प्लस हाफ आ जाएगी, सॉरी प्लस हाफ, क्योंकि ऊपर की तरफ है ये। वहीं आप इस इलेक्ट्रॉन का अगर निकालो दूसरे वाले का, तो इसके लिए भी N की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0, M की वैल्यू 0, पर S की वैल्यू नीचे की माइनस हाफ आ जाएगी। तो देखो अगर आप गौर से देखोगे तो आपके शुरू के 3 तो सेम है, 1 0 0 1 0 0, पर यहाँ प्लस हाफ है माइनस हाफ है। तो मतलब चारों के चारों क्वांटम संख्या कभी समान होंगे ही नहीं, यही पाउली ने नियम दिया था, इसको आप याद रखिएगा। फिर आपका हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसी को हम लोग बोल देते हैं शॉर्ट में हुंड का नियम। तो हुंड के नियम के हिसाब से क्या था कि हुंड के नियम का आपको याद होगा, क्लास में एग्जांपल होता था, जैसे आप कहीं होटल में गए, रिसोर्ट में गए घूमने, आपके पास तीन दोस्त हैं और वहाँ 3 कमरे हैं, तो आप क्या करोगे, पहले एक एक कमरे को ऑक्यूपाई कर लोगे। और ये ऐसा नहीं होगा कि आप ये 3 लोग ही कमरे में चले जाओ, आप आराम से फैल के बैठोगे रहोगे। तो वही चीज़ यहाँ भी होती है। जैसे मान लो आपका पी ऑर्बिटल है, अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो यहाँ फिल करोगे, दूसरा आप यहाँ फिल करोगे, तीसरा आएगा तो यहाँ फिल करोगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप पहले 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करोगे, ऐसा नहीं होता, ऐसे ही होगा। ठीक है, सॉरी ये तो सही है यहाँ, मतलब ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही होगा। अब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो आप यहाँ फिल करोगे, आप यहाँ फिल नहीं करोगे, गलत है। पांचवा आएगा तो आप यहाँ फिल करोगे, छठवां आएगा तो यहाँ फिल करोगे।
तो बेसिक पैटर्न क्या है आपका कि जितने भी आपको ऑर्बिटल मिले, मान लो डी ऑर्बिटल भी आपको मिलता है, पहले 1 2 3 4 5 ऐसे फिल करना है, फिर 6 7 8 9 10 ऐसे फिल करना है। ऐसे फिल नहीं करना आपको, ठीक है, कि आपको ऐसे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे फिल नहीं करना है, गलत हो जाएगा। आपको एक एक पहले फिल करना है, फिर पेयरिंग करनी है। तो यही उसने बोला है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होता, तब तक पेयर नहीं बनाएगा, जब तक कि उसके सारे कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाए। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, बाद में पेयरिंग स्टार्ट करो, यही हुंड का नियम है। ठीक है। फिर आता है आपका अफबाऊ का नियम या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अफबाऊ ने क्या कहा था कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। तो इसको तो याद करने का तरीका मैंने सिंपल सा बताया था ना, कि पहले 1s लिखो, 2s लिखो, 2p लिखो, 3s लिखो। इसका तो मैंने बताया था ना आपको, 1s लिखो, इसका तो मैंने बताया था ना, 1s लिखो, 2s लिखो, 2p लिखो, 3s, 3p, 3d, 4s, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5 ऐसे आप लिखते जाओ। फिर ऐसे ऐसे करके साइकिल घुमाते जाओ, ऐसे 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 ऐसे। और इनको इस तरह ऑर्डर से लिख दो, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3p के बाद 4s, 3d, ऐसे करके आप लिखते चले जाओगे। तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में आप भरते जा रहे हो। जब भी आपको इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करनी है, तो इसी क्रम में आप इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कर सकते हो। 1s, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि जेड इक्वल टू 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो आप यही करोगे ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ऐसे 17 हो गए। तो आपको पता है एस में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पी में आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, डी में आपको 10 भरने हैं, एफ में आपको 14 भरने हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये पता है ना, एक ऑर्बिटल में केवल आप 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 दूनी 10, एफ में 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 14 हो गए। पी में आपके 3 होते हैं, तो 3 दूनी 6, एस में केवल एक ही होता है, तो 2। तो यही है, आप 1 से लेके 1 to 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप कर लेना अच्छे से। खास तौर पे Z = 24 और 29, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता है। इसमें बताया था, मैं फिर से बताता हूँ एक बारी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऐसे बताया था ना मैंने, आपको याद होगा कि 24 के केस में क्या होता है। Z = 24 आपका क्रोमियम का है। तो क्रोमियम का आप करोगे तो आप ऐसे कर दोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। जब आप इसको लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, सुनिए। जैसे कोई बच्चों ने मुझसे पूछा, सर ऐसे लिख सकते हैं क्या? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3s2, 3p6, 3d4 और 4s2। भरोगे आप 4s में इलेक्ट्रॉन, पर आप लिख ऐसे भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जो 4s है बाद में ही आता है 3d के, ठीक है। पर भरने में आप पहले भरोगे, उसकी एनर्जी कम है। तो ये आपका 3d4 है, 1 2 3 4 5, और ये 4s है। तो इसमें आप देखोगे इसके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, के 5 है, मतलब ये आपका 3d4 है, ये 4s2 है। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देगा। तो 1 2 3 4 5, और इसके पास एक। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि हाफ फिल्ड है ये आप देख रहे हो, हाफ फिल्ड है, मतलब इसके सारे कमरे में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो हाफ फिल्ड जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। तो इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d5 और 4s1। तो जितने लोग ये लिखोगे 3d4 4s2, उसको नंबर नहीं मिलेगा। 3d5 4s1 लिखना होगा आपको, ठीक है। क्योंकि इसका रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि हाफ फील्ड जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से ऐसा कुछ कुछ होगा। मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा, 3d5 4s1 बन जाएगा। ये आपका क्रोमियम का स्कैंडियम टाइटेनियम वेडियम क्रोमियम, ठीक है। Z = 24 अपवाद है आपका ये, ठीक है। और सेम चीज जब आप Z = 29 के साथ करोगे, कॉपर के साथ, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, कॉपर के केस में, उस केस में आपको मिलेगा, उस केस में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, देखिए। उस केस में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d9, यहाँ पे 3d9 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, 2 20 9 29। तो Z = 29 के केस में इसको हटा दो, ये आपका 3d9 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 3d9 4s2। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन भरोगे तो कैसे भरोगे, ऐसे। फिर से मैं इसको आप नोट कर लो, फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो Z = 29 में क्या हो जाएगा, 3d9 4s2, आपकी कॉन्फ़िगरेशन से ये आएगा, ठीक है, ऐसे, ऐसे, ठीक है, 3d9 4s2। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ जंप कर जाएगा, और ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये पूरा फुल हो जाएगा, ये एक बचेगा। तो ये हो जाएगा 3d10, और ये हो जाएगा 4s1।
तो ये आपका सही कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये गलत हो जाएगा। तो Z इक्वल टू 29 जब कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है तो इस चीज़ को ध्यान रखना आप। 24 और 29 पे अलर्ट हो जाना, ठीक है। 3D10 4s1 क्यों ये स्टेबल हो जा रहा है, क्योंकि फुलफिल्ड है। देख रहे हैं आप, ये डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ है, तो ये ज़्यादा मोर स्टेबल है आपका, मोर स्टेबल। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। मेरी तरफ से कुछ रह गया हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। तो ये हमारी क्विक वीडियो रिवीजन सीरीज यहाँ पे कंप्लीट होती है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।